हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया और आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे सोसाइटी के सिलेबस के बारे में। याद रखिएगा, सोसाइटी देखने में बहुत छोटा सा हमको लगता है, हालांकि 10 से 15 दिन का पूरा सिलेबस है भी कंप्लीट होने में, उससे ज्यादा का नहीं है। लेकिन फिर भी हम सोसाइटी के महत्व को दरकिनार नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप फर्स्ट पेपर देखोगे तो फर्स्ट पेपर में आप ये मान के चलिए कि 3 से 4 क्वेश्चन आपको सोसाइटी से मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना। आप लोगों ने ट्रेंड भी देखा होगा, हालांकि यूपीएससी का ट्रेंड एक जैसा नहीं होता है, कई बार बदलता रहता है। हो सकता है आपको 4 की जगह 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाए, हो सकता है आपको 2 ही क्वेश्चन मिले, लेकिन फिर भी आपके लिए सोसाइटी एक महत्वपूर्ण पार्ट है। अब मैं आपको ये बता दूं कि केवल फर्स्ट पेपर में ही सोसाइटी का प्रयोग नहीं है, बल्कि आप ये जो पूरे के पूरे सोसाइटी का सॉरी गाइस, सिलेबस समझोगे या जो प्रिपरेशन करोगे, ये पूरी प्रिपरेशन आपको एसए के पेपर में भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। ध्यान रखिएगा, बिना सोसाइटी का पेपर तैयार किए एसए के, विशेष तौर पे जो सोशल इशू रिलेटेड एसेज हैं, उन पे एक बेहतर अप्रोच के साथ लिखना थोड़ा कठिन हो जाएगा। तो आप लोगों के लिए फर्स्ट पेपर प्लस एसए के दृष्टिकोण से सोसाइटी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम फटाफट जिक्र कर लेते हैं सोसाइटी के सिलेबस का। जब आप यूपीएससी का सिलेबस देखते होगे ना, तो बस इतना सा सिलेबस आपको सोसाइटी में दिखता होगा। आज हम थोड़ा डिटेल्ड डिस्कस करेंगे। यदि मैं पहले शॉर्ट में बता दूं आप लोगों को कि हमें कौन कौन से मुद्दे पढ़ने हैं, तो पहला हमें पढ़ना है भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, यानी जो भी हमारी इंडियन सोसाइटी है उसकी मुख्य विशेषताएं कौन कौन। उसके बाद हमें बताना पड़ेगा भारत की विविधता, है ना, ध्यान रखिएगा, यानी विविधता एक अलग से टॉपिक हमें बहुत डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। साथ ही तीसरा टॉपिक है महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, जो वुमेन रिलेटेड इश्यूज, इनको बहुत डिटेल में हमें सोसाइटी में पढ़ना पड़ेगा। अभी मैं पूरा डिटेल से आप लोगों को बताने वाली हूँ और आप लोग देख के भी समझ रहे होंगे कि जो पार्ट है, ये जो सिलेबस है, ये फर्स्ट पेपर के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, बल्कि हमारे एसए के लिए और एक स्पेशल बात हमारे इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हमारे छोटे छोटे जो मुद्दे होते हैं, है ना, जो अपने आप में बहुत बड़े मुद्दे होते हैं, लेकिन जिनको हमें लगता है कि हम सबको तो पता ही है, जब उसको हम गहराई से नहीं पढ़ेंगे, है ना, तो आपके आंसर्स में वो एक तरीके से गहराई नहीं दिखाई देगी जो दिखनी चाहिए। इसीलिए ये पार्ट और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जनसंख्या और संबंधी मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक विषय, शहरीकरण की समस्याएं और उनके रक्षोपाय, भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव, सामाजिक सशक्तिकरण, साथ ही संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्ष। ये बेसिकली आपका जो सोसाइटी का वो है सिलेबस है। यदि मैं इसको डिटेल से दिखाऊं आप लोगों को, तो जब सबसे पहला पॉइंट हम लेते हैं भारतीय समाज की मुख्य, तो भारतीय समाज की सबसे बड़ी विशेषता तो भाई भारत की विविधता ही है। तो कैसे विविधता, अब यहाँ पे हमें बहुत डिटेल से जाना पड़ेगा, चाहे भाषाई विविधता हो, जातीय विविधता हो, सामाजिक धार्मिक विविधता, प्रजातीय विविधता, विविधता के कारण क्या हैं और विविधता से उत्पन्न चुनौतियां क्या हैं और यूनिटी की जरूरत क्यों है, और जो एकात्मकता होगी वो कैसी होगी। तब जो एक रूपता होगी वो, क्या हम विविधता में एक रूपता की बात करेंगे या फिर विविधता को खत्म करके एक रूपता की बात करेंगे। कौन से कंसेप्ट पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बेस्ड है और हमारे संविधान निर्माताओं ने किस कंसेप्ट के तहत भारत के समाज की परिकल्पना की, जिस समाज में हम रह रहे हैं। इन दोनों कंसेप्ट के बीच में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो केवल ये नहीं है कि मतलब ये 10 टॉपिक, ये 7-8 टॉपिक दिखे और हमें लगा हाँ इंडियन सोसाइटी कंप्लीट हो गया। हम जब इसके तह में जाएंगे तो हमें छोटे छोटे मुद्दे देखने को मिलेंगे जिनको कंप्लीट करना अपने आप में बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो जो भारतीय समाज की विशेषताएं थी उसमें हमें ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी, यानी केवल विविधता ही नहीं बल्कि विविधता के कारण क्या है भाई, विविधता की चुनौतियां क्या हैं, है ना, विविधता से हमारी सोसाइटी में क्या क्या चुनौतियां देखने को मिल रही हैं, विविधता की पॉजिटिविटी क्या है और आखिर समरूपता की क्या जरूरत है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यदि मैं दूसरे टॉपिक की बात करूं तो भारतीय समाज, तो भारतीय समाज में सबसे पहले हमें बहुलवाद क्या होता है ना,
और इस बहुलवाद के कितने डायमेंशंस होते हैं, विविधता में एकता की अवधारणा क्या है, और फिर जो मैंने 2 दृष्टिकोण आपको अभी बताए, असमानता और निष्कासन का क्या बेसिकली कंसेप्ट है, और परिवार व्यवस्था, यानी आप इसमें परिवार व्यवस्था, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, समाजीकरण, है ना, इन सभी का रोल हमें देखना होगा कहीं ना कहीं। यदि मैं अब तीसरा जो टॉपिक था महिलाओं की भूमिका और जो महिला संगठन है उनकी क्या भूमिका, तो केवल कहने से नहीं होगा बल्कि आपको बहुत डिटेल से इस टॉपिक को डिस्कस करना होगा। जैसे आप देख सकते हो, हमें 19वीं शताब्दी के समाज और धर्म सुधार आंदोलन, जो भी समाज और धर्म सुधार आंदोलन थे, इनको डिस्कस करना पड़ेगा। और इन समाज और धर्म सुधार आंदोलनों ने महिला की दशा और दिशा को कैसे प्रभावित किया, हमें पता होना चाहिए ना कि महिला के लिए किसने क्या किया, ताकि जब आप अपनी आंसर राइटिंग करें तो आप अपनी आंसर राइटिंग में इन सारे की सारी बातों का भी जिक्र कर सकें, है ना। इससे आपके आंसर की क्वालिटी बढ़ती है ना, जितनी गहराई आपके आंसर में। कृषि आंदोलनों में महिला की भूमिका, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है एक बार आईएएस में, है ना। किसानों जो कृषि का महिलाकरण, तो कृषि आंदोलनों में महिला की भूमिका से जोड़ते हुए वर्तमान में कृषि का जो महिलाकरण हो रहा है उसके पीछे क्या कारण है, वो एक पॉजिटिव डायमेंशन है कि नेगेटिव डायमेंशन है ना, ध्यान रखिएगा। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महिलाओं की क्या भूमिका रही है, और गांधी युग में महिलाओं की क्या भूमिका रही है, और गांधी युग में महिलाओं की जो सकारात्मक तौर पे बढ़ी, है ना, उसके पीछे क्या रीजन थे, गांधी जी की कौन सी फिलॉसफी थी जो महिलाओं को घर की 4 दीवारी से बाहर निकल के राष्ट्रीय आंदोलन में भागीदारी करने के लिए प्रोत्साहित करती थी। तो ये सारे रीजंस आपके क्लियर होने चाहिए। 1947 के बाद महिला संगठनों ने किस तरीके से काम किया है, किस किस तरीके के महिला संगठन बेसिकली 1947 के बाद से लगातार महिला सशक्तिकरण की दिशा प्रयास करते रहे हैं। वर्तमान में कौन से महिला संगठन है, 1970 में कैसे महिला संगठन, और समकालीन समय में महिला संगठन से जुड़े हुए प्रमुख बिंदु भी हमें देखने पड़ेंगे। याद रखिएगा, महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे समय काल परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि महिलाओं की समस्याएं समय के साथ साथ बदलती है ना। पहले की समस्याएं क्या थी भाई, शिक्षा ही नहीं थी, सार्वजनिक जीवन में भागीदारी के मौके ही नहीं थे। जब शिक्षा मिलनी शुरू हुई तो सार्वजनिक जीवन में भागीदारी शुरू हुई, तो यौन शोषण से संबंधित इश्यूज आ गए, दहेज हत्या, घरेलू हिंसा, है ना, या हम अन्य सारे मुद्दों को देख सकते हैं। तो महिलाओं के जो संगठनों की मांगे हैं वो समय काल परिस्थितियों के अनुसार बदलती रही हैं। इस दृष्टिकोण से आपको, यानी पूरे के पूरे महिलाओं से रिलेटेड जो आपका इतिहास रहा है ना, जिन महिला संगठनों का या फिर महिलाओं से रिलेटेड इश्यूज का, धर्म सुधार आंदोलन में, सामाजिक सुधार आंदोलन में महिलाओं के जो इश्यूज थे, उस सारे के सारे आपको सोसाइटी के दृष्टिकोण से पता होने चाहिए। भारतीय यदि समाज और देखें हम, तो महिला संगठन और स्वयं सहायता समूह, और महिला संगठन और चुनौती, ये भी हमें देखना पड़ेगा। हालांकि जो एसएसजी है, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप वाला जो टॉपिक है, ये आप कहाँ पे पढ़ोगे, ये आप सेकंड पेपर में भी पढ़ोगे, है ना। तो मैं आपको बोलती भी हूं कि हमारा पूरा सिलेबस ना अलग अलग नहीं है कि सोसाइटी बिल्कुल अलग है, पॉलिटी बिल्कुल अलग है, हिस्ट्री अलग है और इकोनॉमिक नहीं, सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, है ना। तो आपको वो अंतर विषयक दृष्टिकोण एक तरीके से लाना पड़ेगा, वो प्रैक्टिस से आएगा। और उसके लिए सबसे पहले आप लोग सिलेबस को बहुत ही अच्छे से एक एक मुद्दे को समझिए, क्योंकि घर बनाने जा रहे हैं और आपको नक्शा पता नहीं है, कैसे बिल्डिंग तैयार करोगे भाई। आपको नींव मजबूत करनी पड़ेगी ना, पहले नींव से तय होगा कि ऊपर स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। यानी आप के लिए सबसे अहम है, सबसे पहला इस प्रिपरेशन को शुरू करने का आधार है सिलेबस। ठीक है। यदि मैं अगला टॉपिक आपसे डिस्कस करूं तो जनसंख्या और संबंधी मुद्दे, जनसंख्या से संबंधित जो इश्यूज हैं उनको हमें बहुत डिटेल से देखना पड़ेगा। जैसे अधिक जनसंख्या के कारण क्या है भारत में, और इस अधिक जनसंख्या के प्रभाव क्या पड़ रहे हैं। जनसंख्या विस्फोट भारत के समक्ष एक बड़ी चुनौती बन के क्यों उभर रही है, उसका समाधान क्या हो सकता है। जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति क्या रही है। यदि हम 1950 के बाद से देखें तो जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति क्या रही है, क्या लगातार बढ़ रही है या उसमें कुछ फ्लक्चुएशन है ना। और क्या
शुरुआत में बहुत तेजी से बढ़ रही थी, अब थोड़ी कम बढ़ रही है, उसके पीछे क्या कारण है, निहितार्थ क्या है जनसंख्या की प्रवृत्ति क्या, आपको ये डिटेल पता होना चाहिए। उम्र संरचना में बदलाव और उसके निहितार्थ बहुत जरूरी है देखना, है ना, क्योंकि जनसांख्यिकी लाभांश का कंसेप्ट भी यहीं से जुड़ा हुआ है। जनसांख्यिकी लाभांश क्या होता है, उम्र संरचना में कैसे बदलाव हो रहा है, और यदि ये उम्र संरचना में बदलाव पॉजिटिव है भारत के दृष्टिकोण से, तो क्या वास्तव में उस पॉजिटिविटी का लाभ उठाया जा रहा है, या फिर हमारा जो जनसांख्यिकी लाभांश है उसकी भी अपने आप में बहुत सारी चुनौतियां हैं। तो ये सारे इश्यूज आपको जनसंख्या में देखने पड़े। जनसांख्यिकी लाभांश का जिक्र कर चुकी हूँ। सॉरी गाइस, डेमोग्राफिक जो डिविडेंड है, जो जनसांख्यिकीय लाभांश है, वो वरदान है भारत के सामने या श्राप है ना। इस पूरे के पूरे कंसेप्ट को देखना पड़ेगा, वरदान कैसे है और वरदान के लिए, वरदान बनाने के लिए क्या प्रयास किए जाएं, और यदि प्रयास बेहतर नहीं हुए, है ना, और इसी प्रवृत्ति से हमारा जनसांख्यिकी लाभांश खपता चला गया ताश खेलने में और इधर उधर, तो फिर ये श्राप भी हो सकता है। यानी हमें अपनी जनसंख्या को शिक्षा देनी पड़ेगी, गुणात्मक शिक्षा, हमें उनको कुशल बनाना पड़ेगा, कौशल जो है शिक्षा देनी पड़ेगी। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी। फिर जनसंख्या में वृद्धों की संख्या का बढ़ना और उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है। भाई वृद्धों की संख्या, ये डेटाज वगैरह आपको देखने पड़ेंगे, जो बढ़ रही हैं उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है समाज पे, अर्थव्यवस्था पे, है ना। तो ये सारे कंसेप्ट, साथ ही भारतीय जनसंख्या नीति और सरकार के द्वारा उठाए गए क्या क्या कदम है, यानी जनसंख्या विस्फोट को रोकने के लिए क्या कदम है, जनसांख्यिकी लाभांश को बेहतर बनाने के लिए क्या कदम है, या अलग अलग एज ग्रुप के लिए क्या क्या पॉलिसी है, और ऑल ओवर जनसंख्या हमें देखना पड़ेगा। तब जाके हमारा ये जनसंख्या और उससे जुड़े हुए मुद्दे का टॉपिक जो है सॉल्व होएगा। केवल वहां देख के खुश नहीं हो जाना, इतना छोटा सा सिलेबस है। सोसाइटी का सिलेबस भी जब आप एक बार डिकोड करोगे तो आपको पता लगेगा कि हमें बहुत कुछ पढ़ना है ना। यदि मैं गरीबी और विकासात्मक विषय की बात करूं तो विकास और गरीबी की संकल्पना क्या है, गरीबी के कारण क्या है, इसके प्रभाव क्या है, गरीबी मापने के कौन कौन से तरीके हैं, और भारत में कौन, यहाँ पे फिर आपको अलग अलग आयोगों के बारे में भी पता होना चाहिए बहुत डिटेल में, किसने क्या क्या गरीबी मापन का तरीका बताया, गरीबी एक सामाजिक समस्या के तौर पे कैसे काम करती है ना, और इस सामाजिक समस्या के समाधान के लिए क्या क्या प्रयास हो सकते। अर्जन गरीबी, शहरी गरीबी की समस्या, गरीबी के उन्मूलन के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं, गरीबी, असमानता और विकास के बीच में क्या संबंध, यानी गरीबी के बीच में, असमानता और विकास, इन तीनों के बीच में क्या संबंध, गरीबी उन्मूलन के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। आप जितनी भी योजनाएं हैं, है ना, गरीबी उन्मूलन से, हालांकि बहुत सारी चीजें आप सोशल जस्टिस में, तो सोशल जस्टिस और सोसाइटी बहुत अलग अलग कंसेप्ट नहीं है। सोशल जस्टिस कहने को सेकंड पेपर का पार्ट है, बट सोशल जस्टिस और सोसाइटी को आप इकट्ठा मिला के ही पढ़ोगे ना। मतलब सोसाइटी अलग हो गया, बट कुछ कुछ योजनाएं तो सीधा सोसाइटी से जुड़ेंगी, और जब आप सोसाइटी के आंसर्स लिखोगे तो आपके आंसर्स में उन योजनाओं का भी जिक्र आना चाहिए, जिससे आपके आंसर की क्वालिटी बढ़ेगी, है ना। ये इन सारी चीजों का ध्यान रखना है, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि सिलेबस अलग नहीं है, हमें अंतर विषयक दृष्टिकोण को लाना ही पड़ेगा, है ना, ध्यान रखिएगा। तो गरीबी से रिलेटेड ये सारे इश्यूज आपको देखने हैं। अगला मुद्दा है शहरीकरण। शहरीकरण की समस्याएं क्या है, रक्षोपाएं क्या है। तो शहरीकरण से जुड़ी हुई जितनी भी अवधारणाएं हैं कि भाई शहरीकरण की भारत में प्रवृत्ति क्या रही है, उसके निहितार्थ क्या रहे हैं, भारत में शहरीकरण बढ़ने के कारण क्या रहे हैं, सारे कारणों का आपको पता होना चाहिए। शहरीकरण बढ़ तो रहा है, लेकिन इस बढ़ते हुए शहरीकरण की समस्याएं क्या क्या आ रही हैं, शहरीकरण के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक निहितार्थ क्या है। जब आप समस्याएं देखोगे तो आप सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, सांस्कृतिक तौर पे, अलग अलग लेवल पे आपको समस्याएं या फिर अन्य निहितार्थ देखने पड़े। स्लम क्षेत्र की समस्या अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है बढ़ते हुए शहरीकरण की, क्योंकि अति शहरीकरण के चलते स्लम एरिया अपने आप में एक चुनौती के तौर पे उभर रहा है ना, क्योंकि स्लम एरिया में रहने वाले लोगों की फिर अपने आप में चुनौतियां हैं, और इन लोगों की खस्ता हालत, यानी जो आर्थिक तौर पे हम ये कह सकते हैं इनकी स्थिति बेहतर नहीं है, तो फिर ये कैसे चुनौती पैदा कर रहे हैं पूरे के पूरे शहरीकरण या फिर पूरे शहर के लोगों के लिए। तो ये दोनों डायमेंशंस को हमें जोड़ के पढ़ना पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्र में शहरीकरण का बढ़ता प्रभाव,
आखिर पुल फैक्टर कौन से हैं, पुश फैक्टर कौन कौन, आखिर क्यों गांव के लोग शहरीकरण की तरफ जो है एक तरीके से रुझान हो रहा है गांव के लोगों का। तो इन सारे कंसेप्ट को सरकार क्या क्या कदम उठा रही है शहरीकरण में सुधार के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए, ताकि गांव से शहरों की तरफ जाने की जो प्रवृत्ति है उसे थोड़ा कंट्रोल किया जा सके। तो जितनी भी योजनाएं हैं, है ना, इन दोनों से रिलेटेड वो सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, जो जो सरकार कदम उठा रही है। और शहरी लोकल बॉडीज की भूमिका, वैसे तो आप शहरी लोकल बॉडीज की भूमिका को सेकंड पेपर में पॉलिटी वाले सेक्शन में जब आप नगर पालिका वगैरह पढ़ोगे तो देखोगे, लेकिन शहरीकरण का जो मुद्दा है वो आपके पेपर 1 का पार्ट है। तो आपको ये नहीं है कि मुझे तो ये लोकल बॉडीज को पढ़ना ही नहीं है फर्स्ट पेपर, आपको पढ़ना पड़ेगा। इनफैक्ट आप मतलब अगर शहरीकरण के ऊपर आ गया और सुधारों के सुझाव आपसे पूछ रहा है तो भी आपको जिक्र तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि शहरी लोकल बॉडीज के बिना आप सुधार कैसे कर दोगे शहरों का, है ना, ध्यान रखिएगा। तो कंसेप्ट याद रखिएगा, ये पूरे के पूरे शहरीकरण के कंसेप्ट आपको सोसाइटी में अच्छे से देखने पड़ेंगे। अगला मुद्दा है समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव। तो भूमंडलीकरण अपने आप में एक इकोनॉमिक कंसेप्ट है, आप वैश्वीकरण को, भूमंडलीकरण को इकोनॉमी में भी पढ़ोगे, लेकिन यदि आपसे भूमंडलीकरण के वृद्धों पे प्रभाव, महिलाओं पे प्रभाव पूछ ले तो ये क्वेश्चन आपका इकोनॉमी में नहीं पूछेगा, यूपीएससी पेपर 1 में पूछेगा, क्योंकि हम वैश्वीकरण का सामाजिक इंपैक्ट देख रहे हैं, है ना, तो हम समाज में उसको पढ़ेंगे। तो वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण के पूरे सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव क्या है, राजनीतिक प्रभाव क्या है, सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। भूमंडलीकरण के आयाम क्या क्या है, भूमंडलीकरण और भारत का इतिहास क्या है ना, तो उन सारे विजन्स को, हालांकि वो सारी चीजें आप इकोनॉमी में भी देखोगे, है ना। इसके साथ ही आपको इसमें दिया नहीं है कि जो भूमंडलीकरण के जब आप प्रभाव देखोगे ना तो आपको देखना पड़ेगा महिलाओं पे क्या प्रभाव पड़ा, वृद्धों पे क्या प्रभाव पड़ा, अनुसूचित जातियों के मुद्दे पे क्या प्रभाव पड़ा, जनजातियों पे क्या प्रभाव पड़ा, है ना। इसके साथ ही युवाओं पे क्या प्रभाव पड़ा है वैश्वीकरण का, इसके साथ हम कह सकते हैं शहरों पे क्या प्रभाव पड़ा है। तो इन सारे कंसेप्ट को आपको भूमंडलीकरण के प्रभाव के तहत देखना पड़ेगा। सामाजिक सशक्तिकरण में सामाजिक तौर पे जो पिछड़ा हुआ ग्रुप है ना, सामाजिक सशक्तिकरण के आयाम क्या है और सरकार द्वारा उठाए गए क्या क्या कदम हैं, ये सीधा सोशल जस्टिस से जुड़ा हुआ टॉपिक है। आप सोशल जस्टिस से जोड़ के इस टॉपिक को देख सकते हो, आपको योजनाएं अच्छे से पता होनी चाहिए। इनफैक्ट कई बार क्या होता है ना सॉरी, मेंस में उतना स्कोप नहीं होता है कि आप एक एक योजना को डिटेल में जाके लिखें, लेकिन यदि आप जिक्र तक कर देते हैं ना योजना का सही समय पे, जहां पे जरूरत है उस योजना का जिक्र करने की, तो एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है कि आप सारी पॉलिसीज से वाकिफ है गवर्नमेंट। साथ ही फिर हम संप्रदायवाद को देखेंगे, संप्रदायवाद के कारण क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, और इसके कारण, इसका प्रभाव, इसकी विशेषताएं और इसको रोकने के क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए और क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं। स्वतंत्रता के पहले और स्वतंत्रता के बाद भारत में संप्रदायवाद, है ना, की क्या स्थिति रही, तो इस पूरे के पूरे इशू को बहुत डिटेल से हमें देखना पड़ेगा। क्षेत्रवाद, क्षेत्रवाद आपको देखने में लग जाएगा, पॉलिटिकल इशू है, पॉलिटिकल इशू तो है ही, आपको वहां पे भी इसको समझना ही है, लेकिन सोसाइटी में आप अलग से पढ़ते हो क्षेत्रवाद की संकल्पना क्या है, इसके अलग अलग रूप क्या हैं, भारत में क्षेत्रवाद का स्वरूप क्या है, कैसे विकसित हो रहा है, क्षेत्रवाद के कारण क्या हैं। जब आप क्षेत्रवाद के कारण देखोगे तो आपको पता होना चाहिए भूमिपुत्र की अवधारणा क्या है, और भूमिपुत्र की अवधारणा किस तरीके से एक तरीके से क्षेत्रवाद को नकारात्मक जोन की तरफ ले जाती है, जो कि हमारे पूरे देश की एकता अखंडता के खिलाफ हो जाती है। तो भूमिपुत्र की संकल्पना क्या है, कहाँ उत्पन्न होती है, इसके क्या कारण है, डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। क्षेत्रवाद के क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, और संघवाद और क्षेत्रवाद क्या आपस में जुड़े हुए हैं या फिर ये दोनों अलग अलग हैं, और क्षेत्रीय पार्टियों की क्षेत्रवाद में भूमिका। ये तो फिर जब आप रीजंस वगैरह देखोगे ना क्षेत्रवाद के कारण वगैरह, तो उसमें आपको ये जो मुद्दा है वो देखने को मिल जाएगा। तो क्षेत्रवाद को बहुत डिटेल से समझ, क्षेत्रवाद को रोकने के उपाय क्या हैं, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्रवाद उदाहरण दे देंगे तो क्षेत्रवाद हमारा अच्छे से कवर हो जाएगा। यानी संप्रदायवाद हो गया, क्षेत्रवाद हो गया, मंडलीकरण और उसके प्रभाव हो गए। अगला मुद्दा है पंथ निरपेक्षता। तो पंथ निरपेक्षता अपने आप में फिर पॉलिटिकल इशू है, लेकिन आपको सोसाइटी में बहुत अच्छे से
सामाजिक दृष्टिकोण से भी इसको पढ़ना होगा। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है, कि विशेषताएं क्या है, भारत में धर्मनिरपेक्षता के समक्ष चुनौतियां क्या क्या हैं, और सरकार धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखने के लिए क्या क्या कदम उठाने के पक्ष में है या क्या क्या कदम उठा रही है, और समान नागरिक संहिता के कंसेप्ट को आप आर्टिकल 44 को डिटेल में तो सेकंड पेपर में पढ़ेंगे, लेकिन इस कंसेप्ट का आपको यहाँ पे भी पता होना चाहिए कि हो सकता है समान नागरिक संहिता से जोड़ के सोसाइटी में क्वेश्चन आ जाए। अब वहां पे कई बच्चे सोचेंगे ये क्या कर दिया यूपीएससी ने, ये तो जो है सेकंड पेपर का क्वेश्चन था, मैं तो रिवाइज ही नहीं करके आया। लेकिन हमें ये याद रखना है ना भाई कि पंथ निरपेक्षता से जुड़े हुए जितने कंसेप्ट जो सोसाइटिकल अप्रोचेस से जुड़े हुए हैं वो पेपर फर्स्ट में पूछे ही जा सकते हैं, है ना। तो ध्यान, तो ये हो गया आपका पूरा डिटेल सिलेबस, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको सोसाइटी में पढ़नी पड़ेंगी, है ना। मैंने यहाँ पे शॉर्ट बता दिया है जो यूपीएससी में लिखा हुआ है, एज इट इज लिखा हुआ है, और इसके बाद इसको डिटेल्ड वर्जन भी, मतलब एक एक टॉपिक के सब टॉपिक क्या क्या होंगे वो मैंने आप लोगों को बताने का कष्ट किया। आशा करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगेगी। ध्यान रखिएगा, सिलेबस सबसे पहला आधार होता है सफलता का और रामबाण होता है। यदि सिलेबस अच्छे से देख लेते हो ना, काफी सारे कंसेप्ट आपके सिलेबस से ही कवर हो जाएंगे। आपको अभी नहीं लगेगा, अभी आप क्योंकि नए हैं तैयारी में, लेकिन जैसे जैसे आप थोड़े मैच्योर होंगे और पूरे सिलेबस को जब आप जोड़ के पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा कुछ अलग है ही नहीं, सारा सिलेबस तो आपस में जुड़ा हुआ है ना। ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि स्टडी IQ IAS हिंदी के जो नए नए बैचेस हैं वो शुरू हो रहे हैं आप लोगों के लिए, और जो P2I बैच है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू का जो बैच है, वो 20 दिसंबर अंतिम तिथि है इस बैच में एडमिशन लेने। यदि आप 13 से 14 महीने में अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हैं, बैच से अवश्य जुड़ सकते हैं। इसमें PT मेंस इंटरव्यू तीनों लेवल की प्रिपरेशन कराई जाएगी। इसके साथ ही 13 से 14 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज, सारी सुविधाएं इसमें हैं। यदि एडमिशन लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, वहां पे जाके आप एडमिशन लेने से कोड यूज करना है LD लाइव कोड के साथ आपको ये जो कंप्लीट बैच है वो मात्र 24,999 में मिल जाएगा। इसके साथ ही स्टडी IQ IAS की बुक्स आप परचेज कर सकते हैं ऐप या वेबसाइट पे जाके, कोड यूज कर लेना है LD लाइव। SIP सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम चल रहा है, जो बच्चे 2024 को लेके डेडिकेटेड है वो इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं LD लाइव कोड का प्रयोग करके। लेकिन जो 2024 में ही देने वाले हैं वही बच्चे इस प्रोग्राम से जुड़े, 25-26 वालों के लिए फिर उनके समय पे करवाया जाएगा, है ना, क्योंकि ये थोड़ा फास्ट ट्रैक चलेगा, फास्ट टोन में चलेगा। तो फिर जो 25-26 वाले बच्चे हैं उनको बहुत सारी चीजें हो सकता है जल्दबाजी में ना समझ, तो आप फाउंडेशन से जुड़ सकते हैं, ठीक है। साथ ही टेस्ट सीरीज जो 2024 वाले बच्चों के लिए है, ये भी आप जो भी आप सब्सक्रिप्शन लें LD लाइव कोड का प्रयोग। तो इस तरीके से, अच्छा हाँ, मेरी क्लास से जुड़ने के लिए, मेरी सारे लिंक्स नोटिफिकेशन पाने के लिए ललिता दहिया अकेडमी टेलीग्राम, यहाँ पे आप जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक जुड़ सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको इंडियन सोसाइटी के ये पूरा सिलेबस अच्छे से आया होगा और ये एक विजन मिला होगा कि हमें केवल इन 10 टॉपिक्स पे नहीं जाना है, बल्कि हमें इनके अंदर जाना पड़ेगा। जब हम एक एक टॉपिक को बहुत गहराई से पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे, तभी जाके हम पूरे के पूरे पेपर को अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे, अदरवाइज थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बाकी इंडियन सोसाइटी के लिए यदि मैं बात करूं तो आपको NCERT जरूर पढ़नी चाहिए, 2 NCERT हैं, तो उनको एक बार पढ़ लोगे ना, एक विजन क्लियर हो जाएगा। उसके बाद स्टडी IQ IAS हिंदी के नोट्स आप पढ़ सकते हैं। राम आहूजा है एक किताब सोसाइटी की, लेकिन पूरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि उसके कुछ कुछ टॉपिक जहां आपको दिक्कत ज्यादा हो रही है ना, वहां वो टॉपिक्स आप वहां से कवर कर सकते हो। साथ ही स्टडी IQ IAS हिंदी पे फिर बहुत ही शानदार तरीके से सोसाइटी पढ़ाई ही जा रही है। तो दोस्तों इसी तरीके की कक्षाओं में आगे मिलते रहेंगे आपसे। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, जितना ज्यादा शेयर कर सकते ज्यादा शेयर करें। मिलेंगे इसी तरीके की नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।